हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 एग्ज़ाम का, जो कि दिसंबर 2025 सेशन का एग्ज़ाम हुआ था अभी लेटेस्ट हाल ही में। और वो एग्ज़ाम हुआ था 3 जनवरी 2026 को। उसके शिफ्ट 2 का पेपर है, यहाँ आप देख सकते हैं पेपर 1 का, जिसमें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। उसका हम देखेंगे टोटल क्वेश्चन। ये आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको आने वाले जून सेशन एग्ज़ाम 2026 के लिए, अगर आप नेट जेआरएफ के लिए अपियर हो रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, पहले से अंडरस्टैंडिंग है, तो और अच्छा बात है। क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस यहाँ से कीजिए। और अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई कमी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो थ्योरी कंसेप्ट का भी वीडियो मैं चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आकर के इस वीडियो को भी देखें, काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। इससे पहले का भी जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसको मैं कवर कर रहा हूँ, वो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है अभी लेटेस्ट दिसंबर 2025 सेशन का भी, तो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं और अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन जो है डीआई का क्वेश्चन होता है, जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डीआई को हम लोग एक अलग सेशन वीडियो लाएंगे, उसमें हर शिफ्ट के डीआई को देखेंगे। अभी देखेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन 1 से 5 तक जो डीआई है उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर आपको अभी बनाना है तो वीडियो को पॉज करके आप बेशक बना सकते हैं, अन्यथा मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूँगा जब वहाँ पर देखा जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ से हम लोग है, 5 तक तो डीआई है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पहला ही आ गया है, एजर्सन एंड रीजन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है, इसमें एजर्सन और रीजन, अभिकथन और कारण दो देगा। एक अभिकथन रहेगा ए, और आर जो है उसका रीजन रहेगा। बताना पड़ेगा दोनों कथन को पढ़ के कि दोनों से में कौन कौन सही है। अगर दोनों सही है तो क्या उसका नीचे वाला कारण है सच में कि नहीं है, वो भी बताना है। तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों। इसका मैं आपको एक टिप्स टेक्निक दूंगा पहचानने का, जिससे आप काफ़ी इजीली टैकल कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, और अपने एग्ज़ाम में 1 नंबर बूस्टअप कर सकते हैं। और ये कंपटीशन का दौर ऐसा होता है जहाँ एक एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट करता है। जब 1 नंबर से किसी का जेआरएफ छूट जाता है तो उससे जाकर के दुख उसका पता कीजिए दोस्तों। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपके तैयारी में काफ़ी फ़ायदेमंद ये साबित होगा। देखिए कह रहा है कि अभिकथन पहला जो है वो कह रहा है कि बुद्धि कुछ हद तक विरासत में प्राप्त विशिष्टता होती है। कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस इज टू सम एक्सटेंड एन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ हद तक जो है बुद्धि वह विरासत में प्राप्त विशिष्टता होती है। अब इसके इस साइड में हम देखेंगे क्या कारण दे रहा है इसका। कारण में लिखा है कि पर्यावरण की भी बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। क्या हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है वो ऑल्सो हैज़ ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों का प्रभाव होता है। पर्यावरण का हमारे बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। फिर उसमें हम पढ़े हैं कि बुद्धि कुछ हद तक एक विरासत में प्राप्त विशिष्टता होती है। दोनों बात सही है। अब कारण है कि नहीं है, इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में बिकॉज, क्योंकि, हैंस, ये सब लगा करके पढ़ेंगे। अगर वो सूटेबल बैठ गया तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं कि वो उसका कारण है। नहीं बैठ रहा है तो समझिए कि उसका कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो हम डिसाइड कर लिए दोनों कथन और कारण सही है, लेकिन अब डिसाइड करना है कि सही में एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, कारण है या नहीं है। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, यहाँ आपको स्लाइड में छुपा हुआ दिख सकता है, देख लीजिए। यहाँ पे पढ़ ही देते हैं देखकर कि बुद्धि कुछ हद तक एक विरासत में प्राप्त विशिष्टता होती है, क्योंकि पर्यावरण का भी बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो ऐसा कोई कारण नहीं कि बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि पर्यावरण का बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, बात सही है। लेकिन विरासत वाली बात जो विशिष्टता है वो इसका कारण नहीं हो सकता है, इसलिए सही व्याख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। इसको देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता के बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल पावर। रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, रिन्यूएबल पावर की बात की जा रही है ऑफ अगस्त 2025। तो जानते हैं दोस्तों कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत में सबसे
बेस्ट जो है किसका पास ज़्यादा क्षमता है, सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, तो वो राजस्थान है, लेकिन राजस्थान इस ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद कौन आता है, तो गुजरात आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बढ़ते क्रम में लगाना है तो लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है, तो सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, जिसका ऑप्शन बी है। उससे कम जो है, गुजरात से कम फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु हो गया। फिर उससे कम जो है कर्नाटक हो गया, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। और कर्नाटक से कम क्या हो गया, तो ये यूपी हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बैठेगा, सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 2025 की क्षमता के अनुसार जो है सौर ऊर्जा का, देखिए उत्तर प्रदेश लगभग 6.35 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। कर्नाटक जो लगभग 25 से 26 गीगावाट का उत्पादन करता है। तमिलनाडु जो है ये भी 25 से 26 गीगावाट का करता है। उसके बाद गुजरात जो है लगभग 39 गीगावाट करता है और राजस्थान जो है इससे भी ज़्यादा करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रॉपर सैनिटरी लैंडफिल साइट। कहने का मतलब है कि कौन सी उचित सैनिटरी लैंडफिल साइट के लिए एक आवश्यकता नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आइए कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है कि क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। क्षेत्र जो है वह भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय नहीं होना चाहिए। अगर सक्रिय है तो फिर वो लैंडफिल स्लाइड के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह भौम जल स्तर के नीचे स्थित होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नीचे स्थित होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे नॉट गलत करके पूछा गया है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में दोस्तों काफ़ी ध्यान से देखिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम के प्रेशर में क्या होता है, वहाँ पर नोट पढ़ना ही भूल जाते हैं। दिख आँख के सामने रहेगा आपको नोट, ठीक है ना, लेकिन प्रेशर में क्या होता है कि नोट पढ़ता ही नहीं है और पहला कथन पढ़ेंगे, सही लगा उसको मार देंगे और आंसर हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि सही पूछा जा रहा है या नहीं गलत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नोट करके पूछा गया है। फिर तीसरा है कि यह आवासीय समुदायों के बहुत निकट नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही। चौथा है यह सड़कों से पहुँच सकने योग्य होना चाहिए ताकि कूड़ा आसानी से पहुँचाया जा सके, ये बिल्कुल सही। ये सैनिटरी लैंडफिल साइट जो है वो कूड़ा कचरा का जो है, जैसे कि अगर आप लोग अपने आसपास में देखते हुइएगा कि गाड़ी वाला कचरा निकाल, ठीक है ना, आता है ना, बोलता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो कचरा ले जा करके क्या करता है, वही सैनिटरी लैंडफिल करता है। तो वो एक अलग स्पेस, आउटर स्पेस में ले जा करके करता है, ठीक है ना। जो सड़क तो वहाँ तक हो, लेकिन गांव मोहल्ला सोसाइटी में नहीं करता है वो। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, देखिए ये दूसरा इसी सेशन का दूसरा एजर्सन एंड रीज़न है, कथन और कारण है, इसलिए इसको देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आइए कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कि वैधता और अवैधता के पद केवल निगमनात्मक युक्तियों में ही प्रयुक्त होते हैं। द टर्म वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी अप्लाई ओनली टू डिडक्टिव आर्गूमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट है फर्स्ट पेपर का, उसका ये क्वेश्चन है। तो उसमें वैलिडिटी इनवैलिडिटी पढ़ना है, उसी से संबंधित पूछ रहा है कि वैधता और अवैधता के पद केवल निगमनात्मक युक्तियों में ही प्रयुक्त होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि किसी निगमनात्मक युक्ति में निष्कर्ष अपनी अधिकारिकाओं में परम अनिवार्यतापूर्वक उद्गमित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इन ए डिडक्टिव आर्गूमेंट कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम इट्स परमिसेस विथ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब कारण है कि नहीं है, तो मैं बताया हूँ कि इसमें बिकॉज यद्यपि का लगा करके हैंस पढ़ा जाता है। वैधता, तो उस अकॉर्डिंग चलिए पढ़ते हैं। वैधता और अवैधता के पद केवल निगमनात्मक युक्तियों में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि किसी निगमनात्मक युक्ति में निष्कर्ष अपनी अधिकारों से परम अनिवार्यतापूर्वक उद्गमित होता है, तो ऐसा नहीं बैठ रहा है दोस्तों, दोनों बात में मेल नहीं खा रहा है, इसलिए इसकी सही व्याख्या नहीं हो सकती है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ, इसमें जो है एक बार इंग्लिश देखते हैं कि द टर्म वैलिडिटी ऑफ इनवैलिडिटी अप्लाई ओनली टू डिडक्टिव आर्गूमेंट बिकॉज इन ए डिडक्टिव आर्गूमेंट कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम इट्स परमिसेस विथ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, तो ये दोनों बिल्कुल सही है दोस्त। इसमें जो है बिकॉज का कोऑर्डिनेशन जो है वो बैठ जा रहा है, तो इसका सही व्याख्या कर रहा है। इस अकॉर्डिंग हमारा कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इज़ ए राइट आंसर, जिसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वो देखेंगे। देखिए कि अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉर देयर कंप्यूटेशन। यानी पूछ रहा है कि निम्नलिखित पराचलों को उनके परिकलन के लिए ज़रूरी चरों की न्यूनतम संख्या के बढ़ते क्रम में रखना है। किसमें? तो बढ़ते क्रम में, ध्यान दीजिएगा। अब ये है क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या दिया हुआ है? मीन, माध्य दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, सहसंबंधक गुणांक जिसको बोलते हैं। उसके बाद है सेकेंड ऑर्डर कोरिलेशन यानी द्वितीय क्रम सहसंबंध है। तो देखिए इसमें जो है सबसे कम जो है माध्य में होता है, 2 चर होता है, ठीक है ना। इसमें 2 ही चर चाहिए, तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? माध्य मीन को रखेंगे। उसके बाद जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है जिसमें 3 चर चाहिए, 2 मुख्य चर और एक जिसका प्रभाव हटाना है वो चाहिए होता है। तो ये हमारा कोरिलेशन दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आता है एक मिनट, हाँ कोरिलेशन हो गया। उसके बाद आता है फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन। फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन यानी प्रथम क्रम सहसंबंध आता है, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 चर चाहिए होता है, ठीक। माध्य में जो है 1 चर चाहिए, मीन मीडियन में, ठीक है। और सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन में 2 चर चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन में 3 चर चाहिए, और सेकेंड ऑर्डर कोरिलेशन में 4 चर चाहिए, ठीक है ना। तो इसी अकॉर्डिंग इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, जिससे हमारा ऑप्शन तैयार हुआ ACBD, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब आते हैं फिर से एजर्सन ओरिजिन। ये इस शिफ्ट का तीसरा आ गया है एजर्सन रीजन, तो इसलिए दोस्तों इस घबराना नहीं है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है इसका कि एग्ज़ाम में जा कर के एजर्सन ओरिजिन का धुआं उड़ा देना है, ठीक है। देखिए अभी कथन कह रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः आपतित सौर विकिरण के परावर्तन से ग्रह को गर्म रखता है। क्या गर्म रखता है? तो ये बात गलत है, परावर्तन से गर्म नहीं रखता है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए अभी कथन गलत हो गया और आर सही हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 आ गया, डी में जे रहा है, ए सही नहीं है और आर सही है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए ये गलत है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो मुख्य रूप से सौर विकिरण को परावर्तित करके, जिसे एल्बिडो प्रभाव कहा जाता है, ग्रह को गर्म नहीं रखता, बल्कि यह सौर विकिरण में कुछ हिस्सा अवशोषित होने देता है। आपतित सौर विकिरण का एक बड़ा भाग जो है लगभग 30% वायुमंडल और बादलों द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन यह परिवर्तन पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करता है। यहीं पे आंसर गलत हो गया है, ये ठंडा रखने में मदद करता है। आइए अब दोस्तों देखते हैं कि ये रीजनिंग का है, काफ़ी ईजी रीजनिंग पूछा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ आई है, फिर के है, के के बाद एम है, एम के बाद ओ है, ओ के बाद क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं ना, आई में क्या जोड़ेंगे? 2 ऐड करेंगे तो के आ जाएगा, के में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, एम में 2 ऐड करेंगे ओ आ जाएगा, ओ में 2 ऐड करेंगे क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। उसके बाद 2 से 4 हुआ, फिर 7 हुआ, यानी कि 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, उसके बाद 11 हुआ, 4 जुड़ा, 11 के बाद कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा, 16 हो जाएगा। तो क्यों 16 आर जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए और फिर चौथा एजर्सन और रीजन आ गया क्वेश्चन नंबर 13 में। पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या है। तो कह रहा है अभी कथन कि शिक्षा सभ्य और गरिमापूर्ण समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बिल्कुल सही। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ ए सिविलाइज्ड एंड डिग्निफाइड सोसाइटी। कारण कह रहा है कि शैक्षिक संस्थान मूल्य और नैतिकता को निरूपित नहीं करते हैं। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डज नॉट रिप्रेजेंट वैल्यू एंड एथिक्स। ऐसा नहीं है, गलत बात है। शिक्षा संस्था जो है शिक्षा के साथ साथ हमें मूल्य और नैतिकता को भी डिफाइन करता है, बताता है उसको। तो यहाँ पे हमारा कारण गलत हो गया और अभी कथन सही है। देखते हैं किस में है, ए सही और आर गलत, तो वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके आकार के
आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है। देखिए मिनी कंप्यूटर दिया है, नोटबुक कंप्यूटर दिया है, डेस्कटॉप दिया है, टैबलेट दिया है। तो इसमें आकार साइज किसका बड़ा है, उसकी सबसे छोटा कौन पहले होगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम पहले सबसे छोटा डिसाइड करेंगे कौन है, तो वो है हमारा टैबलेट। ठीक है, उसके बाद जो है नोटबुक कंप्यूटर आता है, उससे थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, और उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर आता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर से बड़ा मिनी कंप्यूटर होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बैठेगा DBCA, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसकी पहचान करना है। आइए देखते हैं, पहला कथन पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि गौण पद में माध्य पद की उपस्थिति पक्षधर्मता कहलाती है। द प्रेजेंस ऑफ द मीन टर्म इन द सबऑर्डिनेट टर्म इज कॉल्ड पार्टीशनशिप। देखिए ये वाला वर्ड जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन का काफ़ी आपको क्लिष्ट लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंडियन लॉजिक का है। इंडियन लॉजिक एक यूनिट है, पढ़ना है हम लोगों को पेपर 2 में, उसका है। तो उसमें ये संस्कृत वाला वर्ड यूज़ होता ही है। तो इसको मैं 3D कंसेप्ट वाला जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, जैसे कि अभी टीचिंग एप्टीट्यूड का कंसेप्ट वीडियो आ गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके ज़रूर देखिएगा। उसी तरह इंडियन लॉजिक का भी मैं लेकर के आऊँगा, जो कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ कि गौण पद में माध्य पद की उपस्थिति पक्षधर्मता कहलाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पक्षधर्मता कहलाती है। दूसरा है कि व्याप्ति द्वारा सिद्ध रूप में पक्षधर्मता का ज्ञान उपमिति कहलाता है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय तर्कशास्त्र निगमन को आगमन से पृथक नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन लॉजिक डज नॉट सेपरेट इलेक्ट्यूशन फ्रॉम इंडक्शन। चौथा कह रहा है कि अनुमान में पक्षता विषय स्वरूप होती है। इन इन्फ्रेंस द एस्पेक्ट इज ऑफ द सब्जेक्ट नेचर। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा ए और सी सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। ए और सी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मिडिल टर्म माइनर टर्म जो है ना, इसमें पढ़ना है इंडियन लॉजिक में, तभी ये बन पाता है। देखिए यहाँ दिया रहा है कि गौण पद जो है माइनर टर्म पक्ष में मध्य पद मिडिल टर्म हेतु की उपस्थिति पक्षधर्मता कहलाती है। न्याय दर्शन में दक्ष जैसे पर्वत में हेतु जैसे कुआं का होना ही पक्षधर्मता कहलाता है। ये अनुमान का पहला सोपान है। ये उतना नहीं समझ में आएगा, कंसेप्ट वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। मैं बहुत जल्द उसको अपलोड करने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये मैथ वाला जो क्वेश्चन है ना, अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि मैथ बनाइए। एक क्वेश्चन लाया जाएगा मैथ का, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ठो मैथ है, ये एक मैथ नहीं है। देखिए अब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या इसका व्यंजक 0.09 के समतुल्य है। अब इसको पूरा को ऐड कीजिए और देखिए कि 0.09 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो ये गलत है। उसके बाद फिर कह रहा है कि इस वाले का वैल्यू जो है एक होता है कि नहीं होता है, उसको चेक करिए। फिर इसका वैल्यू देखिए कि 5.6 है कि नहीं है। फिर इसका वैल्यू देखिए कि 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इस तरह चारों को सॉल्व कीजिए और तब जाके बताइए लास्ट में कि इसमें कि कौन कौन सही है। देख लीजिए, वहीं पूछा ही है कौन कौन सही है, उसका चयन कीजिए। तो इसमें टाइम लगेगा, इसको जब मैं DI बनाऊंगा वहाँ बना कर दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर अभी आपको बनाना है तो वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 देखिए कि निम्न में कौन स्वयं पर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय समन्वयक नहीं है। ध्यान देना है, उच्च शिक्षा के लिए स्वयं पर राष्ट्रीय समन्वयक नहीं की बात पूछा जा रहा है। नोट यहाँ हाईलाइट करके दिया हुआ है ना, तो नोट। अब यहाँ पे आप बताइए कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के कंसेप्ट वाले वीडियो को देखे हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं उसको या इसको स्वयं को वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर याद होगा। और ये वही स्वयं यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि स्वयं पर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय समन्वय कौन सा नहीं है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग इग्नू बोलते हैं, तो ये है। दूसरा है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इसी को CEC बोलते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा CEC, जो मैं उसमें पढ़ाया हूँ वहाँ भी बताया हूँ कि CEC सर्च करके देखिएगा, ये आएगा आपको, ये भी है। तीसरा है
कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये भी है बिल्कुल सही। चौथा दे रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन, तो ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा और गलत ही पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा। ये ऐसा क्यों हुआ? तो NIOS जो है वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं है दोस्तों, ये स्कूलिंग शिक्षा के लिए है। इसमें 10th और 12th तक की ही पढ़ाई होती है, 12th के बाद का नहीं होता है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और हमारा आंसर भी वही हो जाएगा। अब आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगला है मैथ का क्वेश्चन है, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। फ्रैक्शन को क्या है, तो 7/16 है, 16 से 7 में भाग देंगे, 7 में भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, इसको 70 लगा देंगे, 16 चौको 64 हो जाएगा। और ये फिर है या 6, ऐसे करके पॉइंट में इसको लिख लेंगे 0.4, फिर इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको सबको निकाल लेंगे और तब देख लेंगे कौन सा इसमें असेंडिंग ऑर्डर में बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर तैयार करके दे देंगे। अब आइए, एक जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड वेरिएट का, और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उसको पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो है जेड जो दिया हुआ है ना, ये -1 ग्रेटर दैन जेड है एंड +1 ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस देन है +1 से, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इसमें देखिए कि जेड का जो वैल्यू है वो सबसे ग्रेटेस्ट इस वाले सेक्शन में डिसाइड कीजिए कौन सा है, और जो होगा लगभग वही सबसे बड़ा में जाएगा। तो अगर आप मैं नंबर सिस्टम का स्केल जो बनाता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 +2, इधर धनात्मक जाता है 4, और ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इधर में जो जाता है वो माइनस में जाता है, 2 -3, ठीक है ना, और ये इन्फिनाइट माइनस हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग से सोचना है हम लोगों को दोस्तों, और इस हिसाब से सोचिएगा तो आप देखिएगा कि जेड को अगर हम बीच में रखें 0 वाले नंबर सिस्टम पे जो मैं बताया हूँ वहाँ पे, तो क्या होगा आपको इसमें सबसे बड़ा जो है -1 लेस देन इक्वल टू जेड और लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ये +2 ऐसे दिखेगा, ये सबसे बड़ा। तो इसको हम सबसे बड़ा इसमें जो नंबर होगा उससे मिलान करेंगे तो बी का जो है 4 नंबर में चला जाएगा। बी का कहाँ गया, 4 नंबर में चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता, हाँ बी का 4 नंबर में चला गया। उसके बाद जो है उससे छोटा देखेंगे तो ए ऑप्शन आएगा, -1 ग्रेटर दैन जेड लेस देन जेड, और जेड जो है लेस देन इक्वल टू +1। तो उसके बाद ये पॉइंट वाला आ जाएगा जो कि इससे छोटा होगा, तो 0.68 इससे छोटा आ जाएगा, तो एक का कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा। उसके बाद अब उससे छोटा की अगर हम बात करें तो वो हमारा 0 तक जाएगा जो कि सी में है, और वो हो जाएगा 0.5, ठीक। और डी वाला सबसे छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटा यहाँ पे, ठीक। ये एक कॉमन सेंस जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड में आपको बताया हूँ कि इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। और इस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप कैसे बनाए मैटर नहीं करता है, सटीक आंसर तक पहुँच गए आप वहीं पे विजेता हो गए, ठीक है। बाकी अगर आपको थ्योरेटिकल समझना है तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, एक एक को सॉल्व करके बनाइए और वैल्यू निकालिए, तब जाके पुट कीजिए। फिर अब देखिए एक तरफ लिस्ट दिया हुआ है और उसको मैचिंग कर रहा है। लिस्ट में क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रीपोजिशन और उसका प्रीपोजिशन दिया गया है। देखिए इसको समझने के लिए एक सीधा डायरेक्ट पेन डायग्राम से एक पूछा गया है, एक मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा और उसको हमेशा याद रखिएगा। देखिए ए यहाँ पे, ठीक, उसके बाद ई यहाँ पे, उसके बाद आई यहाँ पे, उसके बाद ओ यहाँ पे। इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और एक ऐसे होता। तो देखिए ए और ई के बीच का जो रिलेशन होगा ये सेलेरियंस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रेरीज, कंट्रेरीज, इसको याद रखिए, कंट्रेरीज बोलते हैं। उसके बाद नीचे जो है आई और यू को, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सब कंट्रेरीज, सब कंट्रेरीज, ठीक है। और ये वाले जो तिरछा वाला जो हो गया ए और आई को, इसको बोलते हैं सब अल्टर्न, सब अल्टर्न, अल्टर्न, ठीक। उसी तरह इधर वाले को भी सब अल्टर्न बोलते हैं,
सब अल्टर्न बोलते हैं। और जो ये बीच वाला जो बचा है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कंट्राडिक्टरीज। कंट्राडिक्टरी और ऐसे भी जो आएगा उसको भी कंट्राडिक्टरी ही बोलेंगे। तो चलिए, अब पूछ रहा है कौन कैसे कहाँ मिलान होगा, तो देखिए इससे मिलाइए ए और ई से। ए और ई वाले को क्या बोलते हैं, तो अभी हम बताएं ए और ई वाले को कंट्रेडिस बोलते हैं। कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा 2 नंबर में। उसके बाद ए और आई वाले को क्या बोलते हैं, ए और आई वाला ये हुआ हमारा ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सबअल्टर्न बोलते हैं। तो ये सब अल्टर्न में जाएगा, तो 2 का 4 में जाएगा। उसके बाद देखिए ई और आई का यानी कि ये कॉर्नर वाला बात हो रहा है। कॉर्नर वाला को अभी हम बताएं क्या बोलते हैं, कंट्रेडिस बोलते हैं। तो कॉर्नर कहाँ गया, ए नंबर में, ए का 3 हो गया। उसके बाद आई और ओ का आया यानी कि ये वाला आया, इसको क्या बोलते हैं, सब कंट्रेडिस बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आ गया। इस हिसाब से ऑप्शन शूट कीजिए, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका मैथ है कि किसी संख्या का 28% उसी संख्या के 43% से 75 कम है, तो उक्त संख्या का 30% क्या होगा। काफ़ी आसान है, निकाल सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 क्वेश्चन काफ़ी इजी है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से सामान्यतः जिम्मेदार होते हैं। तो अम्ल वर्षा के लिए जो है NO2 और SO2 जिम्मेदार होता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। ये क्या होता है कि यह अम्ल वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं H2SO4, जिसमें स्मारक, मिट्टी और जलीय जीवन को ये नुकसान पहुंचाते हैं काफ़ी। ताजमहल का अगर आज रंग उड़ रहा है, रंग ख़त्म हो रहा है, तो वो एसिड रेन के साइड इफ़ेक्ट ही है। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन है उसकी पहचान करना है, कौन नहीं है वो बताना है। तो देखिए पहला जो है कंपाइलर दे रहा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वर्ड प्रोसेसर, ये नहीं है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कहने का मतलब एक ऐप्स है। उसके बाद इंटरप्रेटर क्या है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये सही है। डी नंबर में लिंकर दे रहा है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ई नंबर में असेंबलर दे रहा है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ACDE सही होगा दोस्तों हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट प्राइस CP सेलिंग। देखिए ये मैथ है ना, घुसा दिया मैथ द फॉलोइंग में, कहने का एक ठो मैथ है, लेकिन ये टोटल 5 मैथ हो गया दोस्तों। सबको सोल्व कीजिए और उसका वैल्यू निकालिए और जाकर मिलान कीजिए, तब बनाइए। तो इसको बना सकते हैं, अगर देख लीजिए यहाँ पे बनाना है तो, नहीं तो DI के साथ इसको मैं बताऊँगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। समावेशी व्यवहार के संवर्धन के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो नहीं है वो पूछ रहा है, तो वो कौन सा है, चलिए ये देखते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा कि प्रवेश प्रक्रिया में सहायता के लिए अवरोध रहित तथा समावेशी तंत्र सुनिश्चित करना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि अवसंरचना तंत्र में सार्वभौमिक अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी में कह रहा है कि सार्वभौमिक अधिगम अभिकल्प UDL पर आधारित अध्यापक प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य उपबंध करना है, तो ऐसा नहीं है, UDL पे अनिवार्य नहीं है। दूसरों के साथ समान आधार पर कॉर्पोरेट जीवन में सहभागिता को सुगम बनाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन हुआ, सी हुआ, और गलत ही पूछा जा रहा है, तो सी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। UDL यहाँ देख सकते हैं, UDL क्या होता है, तो ये यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 हमारा क्या कह रहा है कि एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 व्हाट % ऑफ लर्नर फ्रॉम स्कूल एंड हायर एजुकेशन वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025।
यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी और उच्च शिक्षा के कितने प्रतिशत अधिगमकर्ताओं को वर्ष 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा से उद्भाषित होने की प्रत्याशा थी? तो ये 50% का टारगेट रखा गया था, ठीक है ना, 2025 तक ये 50% जो है इसमें एक्सपोजर मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन के लिए। अब आते हैं दोस्तों अगले तरफ, वो हमारा क्या है कि मैचिंग है। एक तरफ अनुसूची दिया हुआ है और उसका उदाहरण दिया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स रेशियो पूछा जा रहा है, फिर फिक्स इंटरवल क्या है वो पूछा जा रहा है, वेरिएबल इंटरवल क्या है वो पूछा जा रहा है, वेरिएबल रेशियो है वो पूछा जा रहा है। ये एक स्लाइड में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको चलिए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन डिटेल पढ़ देते हैं। क्या दे रहा है कि नियत अनुपात, जिसे हम लोग फिक्स रेशियो कहते हैं, वो क्या है? वह एक अनुक्रिया पुनर्वलन से पूर्व एक निश्चित बार होती है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि नियत अंतराल यानी कि फिक्स्ड इंटरवल जो है वह क्या होता है? यह एक निश्चित समय अंतराल समाप्त होने से पूर्व कोई पुनर्वलन नहीं दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। और परिवर्तनीय अंतराल की बात करें, वेरिएबल इंटरवल की बात करें, तो यह व्यक्ति उस प्रथम अनुक्रिया हेतु पुनर्वलन होते हैं जो वे विभिन्न समय अंतराल व्यतीत होने के बाद करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथा है कि परिवर्तनीय अनुपात यानी वेरिएबल रेशियो क्या होता है? तो यह पुनर्वलन कई बार की अनुक्रिया के बाद हो सकता है। तो ये आपका डिफिनेशन एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाएगा कि आखिर फिक्स रेशियो और फिक्स इंटरवल में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशियो में क्या अंतर है, ठीक है। और वहीं पूछा है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का है। अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो घबराइए नहीं। रिसर्च एप्टीट्यूड किसी को नहीं समझ में आता है जब तक वो PhD में इनरोल नहीं होगा, कोर्स वर्क में पढ़ेगा नहीं, तो उससे पहले कोई नहीं पढ़ता है। अगर थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा तो 5 क्वेश्चन रहता है, 3 भी आपका सही हो गया तो आप अच्छे जोन में हैं, सेफ जोन में हैं। अब देखिए फिर आया क्या कि एक तरफ जोन दिया गया है और उससे ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000 के अनुसार दिन के समय में डेसिबल ध्वनि की सीमा क्या होनी चाहिए वो पूछा जा रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो है कितना डेसिबल तक होना चाहिए दिन में ध्वनि सीमा, तो ये याद रखिए, इसका कोई उपाय नहीं है। इसमें 75 डेसिबल तक होनी चाहिए। दूसरा, कमर्शियल क्षेत्र में 65 डेसिबल तक होनी चाहिए। रेसिडेंशियल की बात करें तो रेसिडेंशियल में 55 डेसिबल तक होना चाहिए। और साइलेंस जोन में जो है वो 50 डेसिबल तक इसका लिमिटेशन रखा गया है। डेसिबल जो है साउंड की ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा है कि इन क्वालिटेटिव रिसर्च द क्राइटेरियन दैट द पैरेलल इंटरवल वैलिडिटी इज, गुणात्मक शोध में आंतरिक वैधता के समानांतर वैधता कौन है वो बताना है हमें। तो ये विश्वसनीयता है यानी क्रेडिबिलिटी है, जो कि गुणात्मक शोध में आंतरिक वैधता के समानांतर चलती है, विश्वसनीयता। फिर अब आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दिया हुआ है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? इंटरनल वैलिडिटी होता है, तो क्वालिटेटिव में उसके पैरेलल क्रेडिबिलिटी होता है। फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी इधर होता है, उसके पैरेलल उधर ट्रांसफरेबिलिटी होता है, रिलायबिलिटी इधर होता है, फिर उधर डिपेंडेबिलिटी होता है, इधर ऑब्जेक्टिविटी होता है, उधर कन्फर्मेबिलिटी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वो हमारा कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित शिक्षा संस्थाओं को वहां उपलब्ध कार्यक्रमों हेतु प्रवेश योग्यता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्री एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम ऑफर हेयर। देखिए पहला है IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर है जन शिक्षा संस्था, तीसरा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI, चौथा है पॉलिटेक्निक। तो अगर आप हर कोई जो है, हम लोग इस फेज से गुजर चुके हैं 12th करने के बाद या 10th करने के बाद, बहुत कोई ITI डिप्लोमा करना चाहता है, कोई पॉलिटेक्निक करना चाहता है, फिर उससे कोई नहीं हुआ तो ISC पास कर चलो IIT में चलते हैं। तो वहीं यहाँ पे क्रम पूछ रहा है और इसी का जो है सीक्वेंस आपको बताना है। तो सबसे नीचे लोअर क्या होता है? वो होता है जन शिक्षा संस्था, ये 1 नंबर पे हम रखेंगे। उसके ऊपर जाएंगे तो कौन सा होगा? उसके ऊपर IIT का होता है, ITI होता है, नॉट IIT, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर ट्रेड ये सब आता है ना, वो वाला। उससे ऊपर में क्या होता है? तो उससे ऊपर में पॉलिटेक्निक होता है, उससे और सबसे ऊपर में IITs होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा BCDA तैयार हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर A में है, तो A इसे राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ इसका डिटेल आप देख सकते हैं, बाकी ये पता ही है। अब आते हैं कि जो लोग
क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि जो लोग दूसरों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पीपुल हु एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेड बाय अदर आर नोन एज। तो वो किसी न किसी लीडर के फॉर्म में ही जाने जाएंगे भाई। तो देखिए ये ओपिनियन लीडर कहते हैं कि लोगों का ओपिनियन ही बदल दिया, ठीक है ना। ओपिनियन लीडर आकर के एक नया ओपिनियन दे देता है या फिर जो वो बदलना चाहते हैं वो बदल देते हैं। ओपिनियन लीडर क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के निर्णयों को प्रभावित करते हैं और जिनकी सलाह, विचार या कार्यों का दूसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे किसी विशेष विषय या क्षेत्र में विशेषज्ञ या प्रभावशाली माने जाते हैं और लोग अपने निर्णय लेने के लिए उनकी ओर देखते हैं। बाकी ओपिनियन फॉलोअर वहीं जो दूसरे लीडर को, ओपिनियन लीडर को फॉलो करते हैं उनको ओपिनियन फॉलोअर्स कह देंगे। ट्रांसमीटर जो है ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम है। तीसरा रिसीवर जो है ये सूचना संदेश प्राप्त करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटजी फॉर मिटिगेटिंग बायस इन द क्लासरूम, कक्षा में पूर्वाग्रह कम करने की युक्तियाँ जो है और उसके उदाहरण दे रहा है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और अगर आप BA DLED किए होइएगा तो वहाँ से आप इसको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि वहाँ ये पढ़ाया जाता है। मैं भी B.Ed किया हूँ और CTET दोनों पेपर पास हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर उसके बाद बिहार गवर्नमेंट जो स्टेट लेती है दोनों पेपर हाई स्कूल +2 के लिए वो दोनों भी मैं क्वालिफाई हूँ। तो इसका भी मैं बहुत अच्छा से कंसेप्ट वीडियो अपलोड किया हूँ, आप उसको जा कर के चैनल पे ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। देखिए पहला कह रहा है कि स्टेरियोटाइप रिप्लेसमेंट यानी रूढ़ प्रतिस्थापन। दूसरा कह रहा है कि प्रतिरूढ़ छवि बनाना, इंडिविजुअलिटी यानी व्यष्टिकरण। अब इसमें क्या है कि एक स्लाइड में तो आएगा नहीं, फिर भी यहाँ जो दिख रहा है कि प्रतिरूढ़ छवि बनाना वो जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यक्तियों की रेंज के बारे में जानना है। तो B का 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो है स्टेरियोटाइप रिप्लेसमेंट क्या है? तो ये प्लान अहेड इन द टीचिंग टू इंश्योर नॉन स्टेरियोटाइपिक एग्जाम्पल। तो ये हमारा A का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि अब आते हैं इंडिविजुअलिटी के लिए। अब स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे, आइए देखते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, जिसे व्यष्टिकरण कहते हैं, यह कक्षा में छात्रों से स्वयं के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए कहना होता है। तो C का 4 हो जाएगा। और आइए अब इसके अकॉर्डिंग हम सजाएंगे तो ऑप्शन नंबर D हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ D इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सबका रूढ़ प्रतिस्थापन स्टेरियोटाइप सब्स्टिट्यूशन का दिया हुआ एग्जाम्पल जो गैर रूढ़ उदाहरण से सुनिश्चित करने के लिए पूर्व योजना बनाना। उसके बाद प्रतिरूढ़ छवि बनाना, काउंटर स्टेरियोटाइपिक इमेजिंग जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के रेंज के बारे में जानना। उसके बाद व्यष्टिकरण है इंडिविजुएशन, कक्षा में छात्रों से स्वयं के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए कहना। और चौथा है परिप्रेक्ष्य ग्रहण पर्सपेक्टिव टेकिंग, कक्षा में छात्रों के प्रथम पुरुष परिप्रेक्ष्य के बारे में जानने के लिए अवसर पैदा करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन हु यूजेस हिज एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इन्फॉर्मेशन इलीगली और टू कॉज डैमेज इज ए। अवैध रूप से सूचना प्राप्त करने अथवा क्षति पहुंचाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग कर दूसरे के कंप्यूटरों तक पहुंच प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों, इसी को तो हैकर बोलते हैं कि हाँ हमारा मोबाइल हैक कर लिया, हमारा कंप्यूटर हैक कर लिया, सिस्टम हैक कर लिया। और एक होता है स्पैमर जो गलत मेल भेजता है, वह व्यक्ति जो प्रोग्राम और इंटरनेट पर अवांछित या बल्क संदेश स्पैम भेजता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पैमर कहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा। अब आइए लेयर ऑफ पंचकोश और उसके क्या एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं पहला कह रहा है कि अन्नमय कोश जो है वो भौतिक संसार से संबंधित है, भौतिक लेयर से संबंधित है, तो ये 4 में चला जाएगा। उसके बाद है अंडमय कोश, आनंदमय कोश, ये जो है यह इनर सेल्फ में जाता है। आनंदमय कोश अंतरात्मा में होती है, तो ये 3 में चला जाएगा। उसके बाद है मनोमय कोश, ये माइंड लेवल में चला जाता है, मनस स्तर में चला जाता है। और D में जो है विज्ञानमय कोश, ये इंटेलेक्चुअल लेयर में चला जाता है। तो अगर आपकी इसकी नहीं भी जानकारी है ना, तो यहाँ इससे पता लगा सकते हैं कि विज्ञानमय की बात जो हो रही है वो कोई इंटेलेक्चुअल ही करेगा, ठीक है ना। और आनंदमय कोश की जो बात है वो इनर सेल्फ से होता है।
और मनोमय से भी पकड़ सकते कि ये मन की बात होगी, मन स्तर की बात होगी, माइंड लेयर की बात होगी। तो इसमें हम सजा लेंगे और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर अब अगले क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 35 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, कालक्रम में। हाँ, ये भी जो बहुत पूछा जाता है नेट एग्जाम में, क्रोनोलॉजी। लेकिन इससे डरना नहीं है दोस्त, इतना प्रैक्टिस कर लेना है और इतने अपने आप को तैयार कर लेना है कि एग्जामिनर को धो देना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, और नहीं तो फिर अपना धोवा लेना है। चलिए देखते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि कालक्रम में बताना है कौन सा एक्ट पहले आया। RPW एक्ट, RTE एक्ट, RCI एक्ट, PWD एक्ट, SDG एक्ट। इसमें 2 ठो ऐसा है दोस्त जो सबको याद होता है। अगर थोड़ा भी आप इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में पढ़े हुए या पॉलिटी पढ़े हुएगा तो आपको पता होगा। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है कब आया था, तो ये आया था 2009 में आया था। और SDG वाला जो है एडेप्टेशन, ये कब लाया गया था। SDG एडेप्टेशन, ये SDG एडेप्टेशन जो है वो 2015 में आया था, ठीक है ना। सितंबर 2015 में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एथिक किया गया, तो ये 2015 में आया। तो आप इससे देखिए, पहले बी आएगा उसके बाद ई आएगा, पहले बी आएगा उसके बाद ई आएगा, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही छट गया मेरा, 50-50 में आ गया गेम। ये दोनों गलत, सी और डी में, क्योंकि यहाँ ई पहले दे रहा है और बी को बाद में दे रहा है। अब फिर देखेंगे RPW एक्ट और RCI एक्ट, PWD एक्ट। PWD एक्ट जो है पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, ये 1995 में आया था। डी वाला जो है 1995 में आया था, 1995 में आया था। उसके बाद जो है RCI एक्ट जो है, RCI एक्ट जिसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, वो हमारा 1992 में आया था। सी वाला क्या हो जाएगा, 1992 हो जाएगा, 1992 हो गया। अब बचा RPW है। RPW है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, ये आया था 2016 में। तो देखिए ये जो है सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लेटेस्ट है तो, और सी सबसे पहले आएगा, तो हमारा इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सूटेबल है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको देख सकते हैं। फिर है एक तरफ सिंप्लेक्स है, सीरियल है, फुल डुप्लेक्स है और पैरेलल है। इसके हमको मिलान करना है। तो इसका मिलान करने के लिए देख लीजिए कि सिंप्लेक्स क्या होता है, ये डाटा ट्रांसमिशन को वन डायरेक्शन में ओनली भेजता है, इसी को लिए हम लोग को इसको सिंप्लेक्स बोलते हैं। तो ये ऑप्शन 2 में चला जाएगा। उसके बाद है सीरियल क्या होता है कि डाटा इज सेंट 1 बिट एट ए टाइम ओवर सिंगल चैनल, डेटा को एक समय में 1 बिट करके एक ही चैनल पर भेजता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स जो है डाटा ट्रांसमिशन इन द 2 डायरेक्शन एट द सेम टाइम, तभी तो ये 2 डायरेक्शन में सेम टाइम, तभी तो ये फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। और पैरेलल की बात हो गया तो ये मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिटेड ओवर सेवरल चैनल एट द सेम टाइम, एक ही समय में कई चैनलों पर कई बिट्स प्रसारित होते हैं, उसे हम लोग पैरेलल कहते हैं। इस अकॉर्डिंग दोस्तों मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन जो है बी से राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, सॉफ्टवेयर की पहचान करना है। तो इसमें देखिए स्प्रेडशीट, माउस, स्टाइलस, पेन ड्राइवर दिया हुआ है, तो इसमें स्प्रेडशीट जो है ये सॉफ्टवेयर है। बाकी के ये तीनों जो है माउस, स्टाइलस और पेन ड्राइव, ये सभी क्या है, ये हार्ड डिस्क है, हार्डवेयर है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 कह रहा है कि आकाश कमल सुगंधित होता है, आकाश कमल सुगंधित होता है क्योंकि इसका कमलत्व तो प्राकृतिक कमल के समान है। इसमें कौन सा दोष है, कौन सा हेतुआभास है, फैलिसीज है, उसकी पहचान करना है दोस्तों। तो देखिए ये थोड़ा सा फैलिसीज वाला भी डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसमें वर्ड जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसमें जो है इस कथन में कि आकाश कमल सुगंधित होता है क्योंकि इसका कमलत्व तो प्राकृतिक कमल के समान है, इस कथन में हेतु यानी कारण के रूप में कमलत्व को लिया गया है। किसको लिया गया है, तो ये क्योंकि लगा करके जवाब दिया जाता है, ये उसका कारण होता है। और यानी पक्ष जो है वह आकाश कमल में है, पक्ष जो है ये आकाश कमल हो गया।
और मानी गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आकाश में कमल होता नहीं है, ठीक है ना। आकाश कमल एक काल्पनिक वस्तु है जिसका कोई आश्रय अस्तित्व नहीं है, इसलिए हेतु जो है वह कमलत्व असिद्ध है, ठीक है ना। हेतु जो है कमलत्व असिद्ध हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में कह रहा है कि अधिगम के संचरण मॉडल के अनुसार निम्नलिखित को अभिग्रहण के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी एडप्टिंग अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन और असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि एडेप्टेशन कैसे करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपोजर करते हैं, ठीक है ना। एक्सपोजर यानी कि उद्भाषण, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ एक्सपोजर का स्पेलिंग गलत है। उसके बाद होगा हमारा प्रोसेसिंग करेंगे, किसी भी चीज़ का प्रक्रमण करेंगे, सी वाला 2 नंबर पे। उसके बाद जो है कंप्रीहेंशन आ जाता है, कंप्रीहेंशन ये 3 नंबर पे, और रिकॉल रिस्मरण जो है ये 4 नंबर पे, और लर्निंग लास्ट में हमको प्राप्त होता है, तो ये अधिगम हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को बैठाएंगे तो ऑप्शन हमारा डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ACDBE। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसकी पहचान करना है। देखिए यहाँ पे सही कथन नहीं है वो पूछा जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि गलत कौन है वो बताना है। देख लीजिए, नोट हाईलाइट करके दिया है। पहला ही कथन है कि विभेदक उद्दीपन की उपस्थिति में सक्रिय व्यवहार प्रसारित होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अधिगम दीर्घावधि स्मृति में सूचना को कूटबद्ध करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम मतलब लर्निंग होता है। तीसरा कह रहा है कि लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेल्फ रेगुलेशन, स्व विनिमय में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत। स्व विनिमय में भी होता है भाई भाषा की भूमिका। चौथा है कि उत्तरदाता का व्यवहार अनुकूलित उद्दीपन की उपस्थिति में प्राप्त होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और गलत पूछ रहा है तो गलत हमारा सी है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अब अगला देखते हैं कि मैकलुहन वैज्ञानिक है, इन्होंने सामाजिक संगठन के एक नए रूप की अवधारणा प्रस्तुत की है जो तात्क्षणिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा पूरी दुनिया को एक बड़ी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणाली में जोड़े जाने के कारण उभर रही है। इसे क्या कहा जाता है? ध्यान से पढ़िए, बहुत इसी में इसका जवाब छिपा हुआ है कि मैकलुहन का क्या करा, छोड़िए। सामाजिक संगठन के एक नए रूप की अवधारणा प्रस्तुत की है जो तात्क्षणिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा पूरी दुनिया को एक बड़ी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणाली में जोड़े जाने के कारण उभर रही है। और इसे क्या कहते हैं? जब हम लोग आजकल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई बिहार में है या मुंबई में है या दिल्ली में है या फिर फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, सब हम लोग को एक ही जैसा लगता है, सब पूरा जुट गया है, ठीक है ना, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो उसको क्या नाम दिया जा रहा है? इसको ग्लोबल विलेज के रूप में नाम दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वो हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, उसकी पहचान करना है और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सजाना है। पहला कथन पढ़ते हैं। वो दे रहा है कि लोकोत्तेजक युक्ति एक अकारिक तर्क दोष है, ए रिटोरिकल डिवाइस इज़ ए फॉर्मल फैलेसी, तो बिल्कुल गलत, ये फॉर्मल फैलेसी नहीं है। दूसरा है कि रेड हैरिंग तर्क दोष में भ्रमित करने के लिए कुछ विकर्षण का उपयोग किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि बाध्यकारी आग्रह तर्क दोष में व्यक्तिगत आलोचना की जाती नहीं, व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जाती है। चौथा है कि स्ट्रॉमैन तर्कदोष में बल का उपयोग सहमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। केवल हमारा बी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, केवल बी सही, इसलिए बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण से है। देख लीजिए, इस शिफ्ट का चौथा या पांचवा अभिकथन कारण होगा। कितना पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए उससे भागना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। आइए पढ़ते हैं अभिकथन। लोगों में उन मीडिया के संदेशों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति होती है जिन्हें वे अपनी पूर्व विद्यमान अभिवृत्तियों और अभिरुचियों के समान मानते हैं, तो ऐसा गलत, ये कथन गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है।
अब आते हैं कि चयनात्मक उद्घाटन सिद्धांत यह बताते हैं कि श्रोताओं में अपनी रुचियों, विचारों और सूचनात्मक ज़रूरतों के अनुसार मीडिया चैनलों और विषय वस्तु को पसंद करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा अभिकथन गलत हुआ और कारण सही हुआ। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। वो कह रहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च को एक ऐसी अनुसंधान रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो यह सामाजिक और वास्तविकता को एक बाह्य वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में देखने के दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो बिल्कुल सही, और यही इसका आंसर हो जाएगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक अनुसंधान जो है सामाजिक वास्तविकता को एक बाह्य वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में देखने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। फिर उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन चरों को पहचानिए जो मापन की अंतराल मापनी इंटरवल स्केल से संबंधित है। कौन सा है? तो इंटरवल स्केल में है। तो पहला देखिए जेंडर लिंक आता है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ ऑफ पर्सन, बिल्कुल सही, व्यक्ति की जन्म तिथि। तीसरा है रिलीजन, ऐसा नहीं, दिन का समय यानी टाइम ऑफ द डे, ये भी सही है। तो इसमें हमारा बी और डी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं, कम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन देख सकते हैं 46 से 50 तक। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको खोज के लाना है और बनाना है। काफ़ी आसान होता है दोस्तों। तो ये 500 के 500 आपके मुट्ठी में क्वेश्चन रहता है, इसलिए आज हम सेशन कंप्लीट किए। दिसंबर 2025 का पेपर 1 3 जनवरी 2026 को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल के लिए आपका जुड़े रहना है आगे आने वाली वीडियो के लिए। धन्यवाद।